हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रीतिकाल की। इसके पहले की वीडियो में हम लोग भक्तिकाल और आदिकाल उसके बारे में डिटेल से देख चुके हैं। ये सारी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो आप सबसे पहले उसकी वीडियो देखिए। तो आइए हम लोग रीतिकाल को शुरू करते हैं। देखिए, जो रीतिकाल है उसके बारे में सबसे पहला तथ्य हम लोग यह जानेंगे कि जो रीति शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो जो देखिए, जो रीति शब्द है उसकी व्युत्पत्ति रिंग प्लस कितने प्रत्यय के योग से हुई है। अब जो रीति शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो जो रीति शब्द है इसका अर्थ है परंपरा, शैली या पद्धति। तो ये रही रीति शब्द की उत्पत्ति के बारे में तथ्य। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो रीतिकाल है उसे रीतिकाल क्यों कहा गया। देखिए, हिंदी साहित्य के विकास की तृतीय चरण का मतलब ये है कि जो पहला चरण था वो था आदिकाल, जो द्वितीय चरण था वो था भक्तिकाल, और जो तृतीय चरण है वो है रीतिकाल। यानी हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में काव्य शास्त्रीय ग्रंथ से प्रेरणा लेकर, यानी अब देखिए जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो मतलब वो किसे कहते हैं, जैसे जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे उसे ही काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ से प्रेरणा लेकर जिस काव्य की रचना हुई उसे रीति काव्य, एवं जिस कालखंड में यह रचना हुई उसे रीतिकाल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको रीतिकाल किसे कहते हैं इसके बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखिए, रीतिकाल की समय सीमा। देखिए, यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं तो हमें ये चीज़ याद रखना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए, जो पीछे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहीं कि जो रीति काव्य है, अगर पूछेगा कि रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, लेकिन यदि रीतिकाल के शब्द के प्रथम प्रयोक्ता पूछेगा तो वो शुक्ल जी हैं, क्योंकि शुक्ल जी ने ही जो इसको रीतिकाल नाम दिया था। लेकिन यदि रीति काव्य पूछेगा तो ग्रियर्सन जी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे इसमें एक पॉइंट ये है कि रीतिकाल की समय सीमा, यानी यहाँ विद्वानों के अलग अलग मत हैं, सबने अपने अपने मतानुसार अलग अलग समय सीमा मानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा एवं नागरी पचाड़ी सभा काशी के अनुसार इसका जो समय है यानी रीतिकाल का समय वो विक्रम संवत 1700 से 1900 है। और यह क्या है, सर्वमान मत है, यानी यह मत क्या है, सर्वमान है। अगर उस तरह पूछेगा तो हमें क्या बताना है कि विक्रम संवत 1700 से 1900। दूसरे में है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1700 से 1900 ईस्वी माना है, यानी द्विवेदी जी और शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा और नागरी पचाड़ी सभा इन दोनों में सिर्फ विक्रम संवत का अंतर है, यानी वो विक्रम संवत 1700 से 1900 मानते हैं और हजारी प्रसाद जी 1700 से 1900 ईस्वी मानते हैं। ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और यहीं से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं, तो आपको ये दोनों को अपना याद रखना है। तीसरे पे हम बात करेंगे मित्र बंधु की, यानी जो मिश्र बंधु हैं उसमें कौन कौन आते हैं, तो गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, ये तीनों भाई थे मिश्र बंधु जिन्हें कहा जाता है। इनमें जो इन्होंने है विक्रम संवत 1681 से 1889 माना है। इसके बाद है गणपत चंद्र गुप्त जी, उन्होंने माना है 1500 से 1857 ईस्वी। इसके बाद नगेंद्र जी, तो नगेंद्र जी मानते हैं 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी मध्य तक। अब बात करेंगे ग्रियर्सन जी, उन्होंने माना है 1580 से 1692 ईस्वी। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले रीत काव्य शब्द का प्रयोग किया था। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखेंगे कि रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। देखिए, यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है बिल्कुल। सबसे पहले अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है। दूसरे पे आता है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, तो शुक्ल जी ने दिया है। आपको पता है कि शुक्ल जी ने काल विभाजन में दोहरे नामकरण का प्रयोग किया है। तो उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल पूछेगा तो हम लोग शुक्ल जी का नाम लेंगे। तीसरे पे आता है श्रृंगार काल। देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है। चौथे पे कलाकाल, तो कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। और कलाकाल रामकुमार वर्मा ने भी कहा है। अब बात करेंगे कि रीति काव्य एवं दी आर्ट्स पोएटिका किसने कहा है, तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अब यहाँ
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रीतिकाल के उदय के कारण क्या थे। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं कि रीतिकाल के उदय के कारण किसने क्या माने हैं। तो यहाँ पे दो मत काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एक शुक्ल जी की और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो देखिए जो शुक्ल जी का मत है, तो शुक्ल जी ने कहा कि जो आश्रयदाता राजाओं हैं उनकी अभिरुचि जो है इसके उदय का कारण है, यानी शुक्ल जी ने आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि माना है। यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो उन्होंने क्या माना है, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर इस रीतिकाल का उदय हुआ है, उन्होंने ये माना है। ठीक है, लेकिन एक बात और आपको बता दें कि यहाँ यदि नगेंद्र जी के अनुसार पूछेगा तो नगेंद्र जी ने दरबारी संस्कृति के कारण माना है। ठीक है, और नामवर सिंह जी ने वो जो माना है तो वो माने नामवर सिंह जी ने कि नवीन विषयों की तलाश। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे कि रीतिकाल के पतन के कारण क्या थे, यानी जो रीतिकाल है उसका पतन किस कारण से हुआ, यानी वो रीतिकाल बहुत जल्द ही क्यों समाप्त हो गया। तो उसके बारे में ये है कि अतिशय श्रृंगारिकता थी, यानी जो रीतिकाल में जो काव्य रचनाएं या जो ये सारी चीज़ें हुई तो इसमें जो श्रृंगार है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन हुआ है। दूसरी बात है कि चमत्कार अतिशयता थी और चमत्कार पूर्वक वर्णन हुआ है। तीसरी पॉइंट ये है कि काव्य में लोक मंगल का अभाव है, यानी ऐसी ऐसी रचनाएं हुई जिसमें लोक मंगल यानी जो जनसाधारण के लोग हैं उनके बारे में कोई विशेष सूचना या विशेष जानकारी या विशेष उनके बारे में कुछ नहीं था। तो वहाँ पे एक बार हम कह सकते हैं कि लोक मंगल का अभाव था। अब आगे हम लोग देखेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ दो मत है, एक नगेंद्र एवं विश्वनाथ प्रसाद मित्र जो रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को मानते हैं और यही सर्वमान्य मत भी है। लेकिन यदि हम बात करेंगे शुक्ल जी की तो शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है, लेकिन सर्वमान्य मत कौन है, केशवदास जी। अब इसके बारे में दो कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कथन हम लोग देखेंगे। पहला कथन इसमें है कि हिंदी काव्यशास्त्र की परंपरा में ही केशव के आचार्यत्व की बात करें तो केशव का महत्व और संदिग्ध है, उनको हिंदी काव्यशास्त्र का व रीतिकाल का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। यह कथन है नगेंद्र जी का, यानी नगेंद्र जी ने किसको माना है, केशवदास को माना है, और ये सर्वमान्य मत भी है। दूसरा कथन की हम बात करेंगे तो दूसरा कथन है शुक्ल जी का। तो शुक्ल जी ने कहा कि जो हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है शुक्ल जी का, क्योंकि शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, जो कि सर्वमान्य मत नहीं है। सर्वमान्य मत क्या है, केशवदास। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो रीतिकाल है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए जो रीतिकाल है उसकी अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहली बात है कि श्रृंगारिकता है, वो भी कैसी, अतिशय श्रृंगारिकता है। दूसरा है कि लक्षण ग्रंथों एवं मुक्तक काव्यों की रचना हुई है, यानी जो रीतिकाल है उसमें लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं और मुक्तक काव्य। तीसरा पॉइंट है कि ब्रज भाषा का प्रयोग है। चौथा है नक्सिक वर्णन की परंपरा चली है। नक्सिक वर्णन क्या होता है, यानी नाखून से लेकर शिखा तक का के सौंदर्य का वर्णन करना, ये होता है नक्सिक वर्णन। अगला पॉइंट इसमें कि नारी के मादक एवं ऐश्वर्य रूप का चित्रण हुआ है। इसके बाद है कि छंद वैविध्यता, यानी छंद वैविध्यता का मतलब क्या है कि अलग अलग में अलग अलग छंद का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ आप देखेंगे जो श्रृंगार रस है उसमें आपको ज़्यादातर सवया छंद मिलेगा, और जो जो वीर रस है उसमें कवित्व छंद है, और जो भक्ति एवं नीति के संबंधित जो पद लिखे गए हैं उसमें दोहे छंद का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे छंद वैविध्यता प्राप्त है। आगे है कि रचनाकारों में कवि एवं आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति। आप देखेंगे कि जैसे इसमें बहुत सारे केशवदास और चिंतामणि ये सब हैं, तो इन सब में क्या है कि वो कवि भी हैं और एक आचार्य भी हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि रीति काल के बारे में विशेष तथ्य। देखिए ये जो विशेष तथ्य यहाँ से प्रश्न पूरे बनने के चांसेस हैं। तो क्योंकि देखिए हम इस वीडियो में हम लोग वही पॉइंट देख रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने सेलेक्टेड पॉइंट्स को ही इस वीडियो में बनाया है। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हिंदी में रीति परंपरा की जो प्रथम रचना है वह कौन है, तो वह है हित तरंगिणी, जिसके रचनाकार कृपाराम है, और यह 1541 ईस्वी में रची गई थी। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो देखिए जो रीतिकाल है उसके प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल है, ठीक है, लेकिन प्रवर्तक कौन है, केशवदास है। अब
तीसरा पॉइंट इसमें है कि रीतिकाल के विलक्षण एवं राष्ट्र कवि कौन है, तो ये भूषण जी हैं, विलक्षण और राष्ट्र कवि। अगला पॉइंट इसमें है कि रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, तो देखिए जो अंतिम कवि हैं वो ग्वाल हैं। यदि पूछेगा कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि कौन है, तो पद्माकर हैं। और ये प्रश्न जो टीजीटी 2019 में एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा था। तो हमें ये याद रखना है कि दोनों में काफ़ी अंतर है। एक तीसरा पॉइंट ये है कि रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक कवि कौन है, तो वे द्विजदेव हैं। ये तीनों पॉइंट अलग अलग हैं और तीनों प्रश्न भी अलग अलग पूछे जाते हैं। यदि सिर्फ अंतिम कवि पूछेगा तो ग्वाल बताएंगे। यदि पूछेगा कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि कौन है, तो पद्माकर हैं। और यदि पूछेगा अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है, तो द्विजदेव हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रीतिकाल के जो कवि हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है। तो रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने 3 भागों में बांटा है। उन्होंने इनको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त करके 3 भागों में बांटा है। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक रही है। अब इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग एक एक करके तीनों जो भाग है इनके बारे में देखेंगे। तो अगली वीडियो रहेगी रीतिबद्ध के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रीतिबद्ध कहते किसे हैं, उसमें कौन कौन कवि या आचार्य आते हैं, फिर उनके बारे में रचनाएं, उनकी रचनाओं के बारे में विशेषता, ये सारी जानकारी हम लोग एक एक करके वीडियो देखेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।